तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD2 के इकाई नंबर 12 की, ठीक है, जो कि सुमित्रानंदन पंत का काव्य शिल्प भाषा और शैली के बारे में है। तो सबसे पहले पिछले वीडियो की तरह ही उद्देश्य प्रस्तावना पंत की काव्य भाषा में ये सब पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। चैप्टर जब आप लोग निकाल कर देखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद पंत की काव्य शैली को देखेंगे, उसमें भी ये छोटी छोटी सब पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद काव्य रूप एवं छंद विधान भी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, अगर बाकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन से आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से जाकर सारी चीज़ों को वन बाई वन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं उद्देश्य की। तो देखिए, इस पाठ को पढ़कर आप ये जान पाएंगे कि सुमित्रानंद पंत जी ने कविता लिखने के पुराने तरीके को बदलकर खड़ी बोली हिंदी को कितना मीठा और सुंदर बनाया। आप उनकी कविता की सुंदर भाषा, अनोखे शब्द, फोटो जैसे दृश्य जो भी है, बिंब चिन्ह चिन्ह जो है और संगीतमय छंदों को बहुत ही आसान भाषा में समझ सकेंगे, ठीक है। मतलब क्या किया सुमित्रानंदन पंत जी ने कि खड़ी बोली को इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, पुराने तरीकों को इन्होंने बदल दिया, ठीक है। खड़ी बोली चेंज नहीं किया, पुराने तरीकों को बदल कर इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को कितना मीठा और सुंदर बनाया इन्होंने, वो हम जान पाएंगे इस चैप्टर में। प्रस्तावना में क्या बताया गया है कि भूमिका के तौर पर कि सुमित्रानंदन पंत जी शब्दों के बहुत बड़े जादूगर थे। मतलब शब्दों में मीठापन लाना इनका खासियत था। जिस समय पुराने जमाने में लोग कह रहे थे कि खड़ी बोली से हिंदी में कविता नहीं लिखी जा सकती, उसी समय पंत जी ने अपनी बहुत ही मीठी कविताओं से यह दिखाया कि हिंदी में बहुत ही सुंदर, कोमल और संगीतमय कविताएं लिखी जा सकती हैं। तो उन्होंने कविता को पुरानी कठिन जकड़न से आजाद करा दिया। मतलब सुमित्रानंदन पंत ने क्या किया, कठिन शब्दों को हटाकर उसमें सहज और आसान जो शब्द थे उसको ऐड कर दिया कविताओं में, और वो कविता मीठी मीठी शब्दों वाली बन गई। तो देखिए, पंत की काव्य भाषा को अगर हम लोग देखें तो दो चीजें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। पंत की काव्य, जैसा कि जो चैप्टर का नाम है, कि काव्य भाषा को देखेंगे और शैली को देखेंगे, ठीक है, अलग अलग देखेंगे। यहाँ पर अ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों चीजें, काव्य भाषा अलग दी गई है और काव्य शैली अलग दी गई है, ठीक है। तो अब देखिए, पंत की काव्य भाषा की अगर बात करें तो जैसे हम कोई सुंदर खिलौना या घर बनाने के लिए सबसे अच्छी चीजें चुनते हैं, वैसे ही सुमित्रानंदन पंत जी अपनी कविता बनाने के लिए बहुत सुंदर और मीठे शब्दों का चुनाव करते हैं। उनकी काव्य भाषा की मुख्य बातों को हम नीचे बहुत सरल उदाहरणों से समझेंगे, जिसमें से पहला है, देखिए, हिंदी की परंपरागत काव्य भाषा और पंत। मतलब जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके साथ पंत का क्या रिलेशन, या फिर पंत क्या बताना चाहते हैं। देखिए, बहुत पहले के जमाने में लोग कविता केवल ब्रजभाषा में लिखते थे और मानते थे कि खड़ी बोली कविता के लिए रूखी सूखी है। खड़ी बोली मतलब जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं उसको खड़ी बोली कहा गया है। जैसे कोई कहे कि साइकिल से केवल सामान ढोया जा सकता है, अगर ये लाइन कोई किसी को कहे तो उस पर सुहानी सैर नहीं की जा सकती। साइकिल पर सिर्फ सामान ढोया जा सकता है, उस पर सुहानी सैर नहीं की जा सकती। लेकिन पंत जी ने खड़ी बोली में इतनी मीठी और प्यारी कविताएं लिखी कि सब देखते रह गए। उन्होंने गद्य और पद्य के फर्क को समझा और हिंदी खड़ी बोली को बहुत ही सजा धजा कर सुंदर बनाया। शब्दावली की बात करें तो पंत जी ने अपनी कविता में संस्कृत के सुंदर और मीठे शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। जैसे हम साधारण कपड़े की जगह कोई चमकीला सुंदर कुर्ता पहनते हैं, वैसे ही पंत जी ने हिंदी को संस्कृत के सजावटी शब्दों से सजाया। कभी कभी वे गांव देहात के शब्दों, देशज और तद्भव जो शब्द होते हैं उसका भी प्रयोग करते हैं। करिंगा, चिरकुट, टेडुही, लफंगा, परंतु ये सारे के सारे शब्द हैं, परंतु ज्यादातर वे संस्कृत के बहुत ही कोमल शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, जिससे कविता गाते समय कानों को बहुत मीठी लगती है। मतलब जब कविता को गाया जाता है, कविता को पढ़ा जाता है, तो सुनने वाले के कानों में मीठे मीठे शब्द जाकर घुसते हैं, ठीक है। इसलिए शब्दावली का चयन करना बहुत जरूरी है, कठिन शब्दों से हटाकर। अगला है शब्द चयन। देखिए, शब्दों को चुनना पंत जी का सबसे बड़ा गुण है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने फूलों के टोकरे में से केवल सबसे सुंदर और ताजा फूल चुनता है, वैसे ही पंत जी एक ही अर्थ वाले बहुत सारे शब्दों में से सबसे सही शब्द चुनते हैं। उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि भौं कहने से चेहरे की सीधी खुशी दिखती है। भौं कहने से किसी के चेहरे की सीधी खुशी दिखती है, लेकिन भ्रिकुटी कहने से तिरछी या नटखट नजर का एहसास होता है। वे अपनी कविता में ऐसे शब्द रखते हैं जो छूने, देखने या महसूस करने का पूरा मजा दे दे।
अगला है शब्द योजना। देखिए, शब्द योजना का मतलब होता है 2 या 3 शब्दों को एक साथ ऐसे जोड़कर रखना जिससे नया जादू पैदा हो जाए। जैसे अगर हम एक साथ काले बादल और छम छम बारिश कहें तो मन में सुंदर मजा आ जाता है। पंत जी ने परिवर्तन मतलब बदलाव को दिखाने के लिए भव्य, भयंकर या गरज गरज, हंस हंस जैसे उल्टे और असरदार शब्दों को एक साथ जोड़ा, जिससे कविता पढ़ते ही पूरा नजारा आंखों के सामने आ जाता है। अगला है नवीन शब्द निर्माण। देखिए, जैसे बच्चा नए नए मिट्टी के खिलौने खुद गढ़ लेता है, वैसे ही पंत जी ने हिंदी में कई नए शब्द खुद बनाए। उन्होंने संस्कृत के पीछे छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर नए शब्द बनाए, जैसे रंगिणी, रोमिल, धवलिम, पितिमा। इसके अलावा अंग्रेजी के अच्छे शब्दों का हिंदी में बहुत प्यारा अनुवाद किया, जैसे डिवाइन लाइफ का अनुवाद किया भागवत जीवन, और गोल्डन एज का अनुवाद किया स्वर्णिम युग। ठीक है, पंत जी का ही अनुवाद किया हुआ है। डिवाइन लाइफ का मतलब हो गया भागवत जीवन, और गोल्डन एज का मतलब हो गया स्वर्णिम युग। आगे बात करें तो शब्द, संगीत, लय एवं गति की योजना के बारे में, तो विशेष नियम यहाँ पे दिया गया है कि पंत जी कहते हैं कि कविता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके शब्द बोलते हों, शब्द सुनते ही आंखों के सामने चित्र बन जाए और कानों में घंटी जैसा छन छन सुनाई देने लगे। ऐसे कविता के शब्द होने चाहिए। तो पंत जी ने अपनी कविता में ऐसे शब्द रखे जो बोलते हैं, जैसे ठड ठड, छनाछन, झमझम, तर तर, झरझर। इन शब्दों को पढ़ते ही लगता है कि सचमुच बारिश हो रही है या घंटी बज रही है। अगला बिंदु है व्याकरण और पंत की काव्य भाषा। देखिए, हम लोग अभी तक काव्य भाषा को ही समझ रहे हैं, काव्य शैली हमारी नीचे आई है। ठीक है, तो व्याकरण का मतलब होता है भाषा के नियम। तो जैसे खेल के नियम होते हैं, लेकिन कभी कभी खेल में मजा लाने के लिए छोटे छोटे बच्चे छोटे मोटे नियम भूल जाते हैं, वैसे ही पंत जी ने कविता को सुंदर और भावुक बनाने के लिए व्याकरण के कुछ कड़े नियमों को किनारे कर दिया। जैसे उन्होंने कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग जैसा प्रयोग कर दिया, इससे कविता का भाव बहुत कोमल हो गया। आगे बात करेंगे पंत की काव्य शैली के बारे में। तो देखिए, काव्य शैली का मतलब होता है बात को कहने का अनोखा तरीका। पंत जी अपनी बात को बहुत ही सुंदर चित्रों और उदाहरणों से कहते हैं, ताकि हर किसी को बात तुरंत समझ में आ जाए। जैसा कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को भी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी, क्योंकि एकदम सीधी और आसान भाषा में बनाई गई ये नोट्स हैं। तो पंत जी भी वही चाहते थे कि एकदम सीधी और सपाट लैंग्वेज में लोगों को बताई जाए, ताकि सीधे समझ में आ जाए। शैली का मतलब ही होता है एक अनोखा तरीका, एक अनोखे तरीके से बताना, ताकि सबको समझ में आ जाए। पहला है अप्रस्तुत विधान, मतलब अमूर्त एवं मूर्त के संदर्भ में। मतलब जो चीजें देखिए, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जो चीजें देखी नहीं जा सकती उसको देखने वाली चीजों के साथ तुलना करके बताना। तो संपूर्ण का सीधा अर्थ है जो चीज दिखती नहीं उसे किसी चीज दिखने वाली चीज के रूप में समझाना। पंत जी ने इसे 4 आसान तरीकों से समझाया है। पहला है, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी देखा था, मूर्त के लिए मूर्त, मूर्त के लिए अमूर्त। देखिए, पहला है मूर्त के लिए मूर्त, मतलब दिखने वाली चीज के लिए दिखने वाली चीज। जैसे शाम के समय धूल से भरी छोटी पगडंडी को देखकर वे कहते हैं कि यह एक पतले मटमैले सांप जैसी लग रही है। उसके बाद है कि मूर्त के लिए अमूर्त, मतलब दिखने वाली चीज के लिए न दिखने वाली चीज का तुलना करना। जैसे बादलों को उड़ते देखकर कहना कि बादल ऐसे धीरे धीरे उठ रहे हैं जैसे मन में शक संशय उठता है। ठीक है, और ऐसे फैल रहे हैं जैसे मन में लालच फैलता है। ठीक है, तो लालच यहाँ पे आप देख नहीं सकते, और यहाँ पे शक को भी या फिर संशय को भी आप देख नहीं सकते, लेकिन बादल को आप देख रहे हैं। तो देखने वाली चीज के साथ बिना किसी देखने वाली चीज की तुलना करना। उसके बाद है बिना देखने वाले चीजों के साथ दिखने वाले चीजों की तुलना करना। जैसे समय के बदलाव को हम देख नहीं सकते, और पंत जी कहते हैं कि बदलाव एक हजार फन वाले नाग जैसा है जो सब कुछ रौंदता चला जाता है। तो जो बदलाव होता है वो क्या करता है, एक नाग जैसा है। तो नाग का तुलना किसके साथ कर दिया, बदलाव के साथ कर दिया। बदलाव तो देख नहीं सकते, लेकिन नाग आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है अमूर्त के लिए मूर्त, मतलब जो चीज देखी नहीं जा सकती उसकी तुलना किसके साथ करके समझा रहे हैं, और एक चीज है वो भी नहीं देखी जा सकती। तो मतलब कभी ना दिखने वाली चीजों के साथ एक चीज है और दूसरी चीज भी ना दिखने वाली है, तो दोनों के साथ उसी की तुलना करके समझा रहे हैं। जैसे सुख के सपने की तुलना सुगंध से करना,
सुख का सपना जो है उसका तुलना किससे किसके साथ करना, सुगंध फूल की खुशबू के साथ करना, मतलब दोनों ही आप देख नहीं सकते, क्योंकि सपना और खुशबू दोनों को केवल महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। अगला है कतिपय पाश्चात्य अलंकारों की योजना। देखिए अंग्रेजी साहित्य से सीखकर पंत जी ने क्या किया, तीन बहुत प्यारे तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला है पार्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीकीकरण, प्रकृति के बेजान चीजों को इंसान की तरह काम करते दिखाना, प्रकृति के जो बेजान चीजें हैं उनको इंसान की तरह प्रकृति में काम करते हुए दिखाना। जैसे शाम को एक सुंदर परी या दुल्हन मान लेना जो चुपचाप आसमान से नीचे उतर रही है और जिसके सुनहरे बाल फैले हुए हैं। दूसरा है विशेषण या फिर विपर्य, ट्रांसफरेड एपिथेट, एपिथेट, ठीक है, गुण बताने वाले शब्द को सही जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना। जैसे पागल हवा या मूर्छित धरती, हवा खुद पागल नहीं होती, पर पंत जी हवा के चलने के तरीके को पागल कहते हैं। अगला अगर बात करें तो ध्वन्यार्थ व्यंजना, देखिए आवाज वाले शब्द बोलना, जैसे नीम के पेड़ के पत्तों की आवाज, सरसर, मरमर, चरचर, या पक्षियों की चहचहाहट, ठीक है, टी, वी, टी, टूट, टूट, ये सारे के सारे शब्द। आगे हम बात करेंगे गति, नाद एवं लय की व्यंजना। देखिए पंत जी की कविताओं को पढ़ते ही मन नाचने लगता है। जब वे नदी में नाव चलाने का वर्णन करते हैं तो पंक्तियों की चाल ऐसी होती है जैसे सचमुच नाव नदी की लहरों पर धीरे धीरे तैर रही हो, मृदु मंद मंद, मंथर मंथर। वहीं सब वे ढोलक या नाच का वर्णन करते हैं तो शब्दों में थिरकन आ जाती है। अब बात करेंगे बिंब प्रधान की। देखिए ऐन्द्रिक बिंबों के संदर्भ में, मतलब बिंब का अर्थ होता है, पहले बिंब समझ लीजिए, बिंब का अर्थ होता है शब्दों से ऐसी फोटो खींचना जो हमारी पांचों इंद्रियों जैसे कांख, कान, त्वचा, नाक, जीभ को छू ले। बिंब का मतलब वही है। पंत जी इसमें उस्ताद हैं, मतलब बिंब को प्रयोग करने में पंत जी उस्ताद हैं। जैसे चक्षुष बिंब, आंखों से दिखने वाली फोटो। देखिए नदी के किनारे सफेद रेत पर लेटी गंगा नदी ऐसी लगती है जैसे कोई पतली गोरी और सुंदर राजकुमारी लेटी हुई हो। गंगा नदी को, नदी के किनारे जब गंगा नदी की बात करते हैं तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई पतली गोरी और सुंदरी राजकुमारी लेटी हुई हो रेत पर। श्रव्य बिंब मतलब कानों से सुनने वाले, मतलब आंखों से देखने वाले के बारे में इन्होंने ऐसी बातें कही है। सुनने वाले के बारे में, कानों से सुनाई देने वाली आवाज के बारे में क्या कहते हैं कि झिंगूर की झनकार, पानी की छन छन या झरने की झरझर शब्द सुनते ही कानों में आवाज गूंजने लगती है। तो इसके नीचे दो पंक्ति है, यह कैसा जीवन का गान अली, कोमल कलमल टलमल, रिशैल बाले नादान, या निश्चल कल कल छल छल। अगला है स्पर्श भी, मतलब त्वचा से महसूस होने वाला एहसास, ठीक है। यहाँ पे जो पांचों इंद्रियों के बारे में बातें की हैं वो उसमें से पांचों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से तीसरा नंबर है शरीर से संबंधित जो हम लोग टच कर सकते हैं। तो रेशम या मखमल जैसी कोमल घास या ठंडी मीठी हवा का स्पर्श के बारे में बता रहे हैं। घ्राण्य बिंब मतलब नाक से खुशबू का एहसास। देखिए पीली सरसों के खेतों से उड़ती हुई तेल जैसी भीनी भीनी खुशबू, ऐसे भावों को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, मतलब अपनी कविताओं में शब्दों का प्रयोग किए हैं। स्वाद्य बिंब मतलब जीभ का स्वाद। देखिए पंत जी की कविताओं में स्वाद का प्रयोग बहुत कम मिलता है, वे केवल मीठी कड़वी भावनाओं की बात करते हैं। आगे बात करेंगे 12.3.5 की, जिसमें प्रतीक विधान है। प्रतीक का मतलब होता है निशान या इशारा, जैसे सफेद झंडा शांति का निशान होता है, ठीक है। सफेद अगर झंडे की बात करें तो वो शांति का निशान होता है। वैसे ही पंत जी अपनी कविताओं में चीजों का इस्तेमाल किसी बड़ी बात के इशारे के लिए करते हैं, ठीक है। छायावादी समय में वो एक तारे को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। छायावादी समय में वे क्या करते थे, एक तारे को प्रतीक के रूप में मान लिया, ईश्वर का एक प्रतीक मानते हैं, एक तारा जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में है। बाद के समय में वे सोना शब्द का प्रयोग मन की अच्छाई और दिव्य चेतना के लिए करते हैं। सोना शब्द का मतलब हो गया पंत जी के लिए कि मन में अच्छाई भरा हुआ है, दिव्य प्रतीक है। कभी कभी वे रावण को इंसान के घमंड और सीता जी को धरती के पवित्र आत्मा का प्रतीक भी बताते हैं। धरती की पवित्र आत्मा का प्रतीक किसको बताते हैं, सीता जी को। रावण का मतलब इंसान, कभी रावण को क्या बताते हैं, इंसान के घमंड के बारे में, मतलब इंसानों के घमंड जो है वो रावण को बता देते हैं। तो इसी तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि उनमें मिठास बनी रहे। काव्य रूप एवं छंद विधान। देखिए प्रगीत काव्य, प्रगीत का मतलब हो गया लिरिक्स, ठीक है। तो छोटे और प्यारे गाने जैसे होते हैं,
जिनमें कवि अपने दिल की बातें बहुत गहराई से गाता है। पंत जी के गानों में बहुत मिठास और संगीत होता है, जैसे जब वे सावन की बारिश पर गाते हैं। तो देखिए, प्रगीत का मतलब आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो प्रगीत का मतलब हो गया लिरिक्स। झम 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 मेघ बरसते रे सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। ये कविता की लाइनें हैं, प्रगीत है, लिरिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रबंधात्मक कथा एवं काव्य रूपक। देखिए, छोटी कविताओं के अलावा पंत जी ने बड़ी कहानियों और नाटकों जैसी कविताएं भी लिखी। रेडियो के लिए उन्होंने रजत शिखर, शिल्पी, स्वर्ण जैसे नाटक लिखे। उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्ध किताब है लोकायतन, जो महात्मा गांधी जी के जीवन और भारत की आज़ादी के सपनों पर आधारित एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो सुमित्रानंदन पंत का एक महाकाव्य का नाम है लोकायतन, जो महात्मा गांधी के जीवन पर और भारत की आज़ादी से संबंधित है उसमें। अगला है छंद विधान। देखिए, छंद का मतलब होता है कविता को ताल और लय में बांधना। तो पुराने जमाने के कड़े नियमों को तोड़कर पंत जी ने नए तरह के छंद बनाए। उन्होंने कुछ ऐसे छंद लिखे जो बिना तुक वाले, मतलब तुक का मतलब होता है लास्ट वाले शब्द के साथ बिना मेल खाए, मतलब मेल नहीं खा रहे थे, ऐसे शब्द बनाए। और कुछ ऐसे शब्द जो एकदम आजाद थे, जिन्हें गाते समय मन को बहुत आज़ादी और खुशी मिलती थी, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अंत में सारांश को हम लोग देख लेते हैं। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सुमित्रानंदन जी हिंदी साहित्य के हुए महान चित्रकार और संगीतकार हैं, जिन्होंने शब्दों से तस्वीरें बनाई और कविता को संगीत दिया। उन्होंने हिंदी भाषा के कठिन नियमों को निकालकर बच्चों की कहानियां जैसे सरल, सुंदर और कोमल बनाया। उनकी भाषा में संस्कृत की मिठास है, प्रकृति की सुंदरता और संगीत की ताल है। पंत जी की वो वजह से ही आज हिंदी कविता इतनी प्यारी और आकर्षित दिखाई देती है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आप लोगों का जो चैप्टर है उसको सीरियल वाइज मतलब अपलोड की जा रही है। सारी की सारी चैप्टर्स, एमएचडी के सारे चैप्टर्स को अपलोड कर दिया जा रहा है। तो जो कोई भी इच्छुक व्यक्ति हो, सारे वीडियो देखना चाहता हो, तो चैनल में एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर ले उसको, और कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में ही मतलब एक चैनल से ही आप लोगों का सारा प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। अगर पीवाईक्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट करके या फिर जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोगों को, किसी न किसी वीडियो में आप लोगों को मिल ही जाएगा, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके पीवाईक्यू ले सकते हैं। और ये जो चैप्टर वाइज जो सोल्यूशन बताया जा रहा है, चैप्टर वाइज इन सारी चीज़ों को समझाया जा रहा है, इसको भी आप लोग आसानी से इन सारे वीडियो को देखकर सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।